Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss accounting principles. Accounting principles क्या होते हैं? Accounting statements disclose the profitability and solvency of business to various parties. जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो बताते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और जो सॉल्वेंसी होती है मतलब लोन पे करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो बताती है ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टीज़, अलग अलग पार्टीज़ को बताती है. इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सच अ स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज. तो ये इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस का एक सेट बनाना होता है, तो जो वो सेट बनाया जाता है उसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. दीज रूल्स एंड आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP. तो ये होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मतलब हमें जो स्टेटमेंट तैयार करा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी बताने के लिए, उन सेट ऑफ रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. अब ये कौन कौन से होते हैं अब हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पहले हम पढ़ लेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, उनकी नीड क्या होती है. देन हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं. तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, हम लोगों ने ही बनाए होते हैं, कंपनी ने बनाए होते हैं अपने हिसाब से. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. मतलब हम उन्हें बदल भी सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में. ये होते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि उनकी नीड क्या है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या ज़रूरत क्यों पड़ती है. टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स, it is necessary that financial statements are prepared according to these principles. मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स उसे यूज़ करें चाहे वो इंटरनल यूज़र्स उसे यूज़ करें, ये ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इस तरीके से बनाएं कि वो समझ में आ जाए. इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम बनाएंगे अगर स्टेटमेंट्स को, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर and the transactions are recorded in the books of business on the assumption that it is a continuing enterprise. मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर कोई वो है हमारा बिजनेस जो इंसान चला रहा है, अगर वो चेंज भी हो जाए, अगर उसकी डेथ भी हो जाए, तो हमारा बिजनेस जो है वो क्या करेगा, चलता रहेगा आगे. तो ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू, वो हमेशा चलता रहेगा, टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर. एंड द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हैं ऑन द अजम्पशन दैट इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, कि वो जो एंटरप्राइज है वो एक कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. It states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. मतलब अकाउंट कंसिस्टेंसी, नाम से पता चल रहा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में. जो भी हमने रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो की हैं उनको हम सिर्फ एक साल करके फॉलो करके उनको चेंज नहीं करें. अगर एक दो रूल हमें नहीं अच्छा लग रहा है, जो हमारी एंटरप्राइज में अच्छे से नहीं चल रहा है वो रूल, तो वो हम एक दो रूल हम चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज सारे के सारे रूल्स हम कंसिस्टेंटली
फॉलो करें। तो ये फॉलो करने के लिए ये रूल कहता है इट हेल्प्स दैम टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। मतलब हम एक ही रूल को फर्स्ट ईयर फॉलो कर रहे हैं, देन उसी रूल को हम सेकेंड ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कंपेरेटिबिलिटी में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी कि हाँ हमने यही रूल फॉलो किया था और हमारा ही 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और अब हमने यही रूल फॉलो करा हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये रूल जो है ये सही है, इससे हमें प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड। रेवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी सेल हो जाएगी। इट इज़ इमेटेरियल वेदर कैश रिसीव और नॉट। हमारी सेल हो गई तो हम अपनी अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिख देंगे। अब हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ इस बात से मतलब नहीं है। एंड सेम अप्लाइज टू द एक्सपेंसेस ऑल्सो। अक्रूवल जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्सपेंसेस में भी यही रूल कहलाता है। मतलब हमने सेल करी है तो हम उसको उसी टाइम जब हमने सेल करी है हम उसे लिख देंगे, चाहे हमें कैश रिसीव हो कि नहीं हो उस टाइम पे, कैश हमें बाद में। इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज। क्या करता है ये? एज कंपेयर टू द कैश बेसिस। जो हम कैश बेसिस पे करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जो करते हैं, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड ही क्या होता है? अक्रूवल मेथड। कि हमने अपना जो सब सेल करी हमने उसको तभी रिकॉर्ड कर दिया, और कैश हमें चाहे उस टाइम रिसीव हो या ना हो, उससे क्या रहता है, हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन छूटेगी नहीं। हमें कैश तो रिसीव बाद में हो जाएगा, बट अगर हमने नहीं लिखा कैश, कैश जब हो आएगा तब लिखेंगे, अगर हमने ये सोचा तो हो सकता है कि हमारी एक आधा ट्रांजैक्शन रह जाए रिकॉर्ड होने से। बट अगर हम सेल होने के टाइम पे अपनी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देंगे तो क्या रहेगा? अप्रोप्रिएट रहेगा, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएट रहेंगे। सो ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब हमें कैश रिसीव हो या ना हो, जब हमने सेल करी तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एंड मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग है और जो एंटरप्राइज है वो अलग है। बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस अलग है और एंटरप्राइज अलग है। एंड ओनर्स एंड पर्सन्स आर सेपरेट एंटिटीज़। जो पर्सन्स, जो वर्कर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं वो अलग हैं, और कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना कंपनी एक। तो वही बात है कि अगर पर्सन्स जो हैं बिजनेस में ना भी हों, अगर वो पार्टनरशिप नहीं, जो हम ना बिजनेस ख़त्म भी कर दे तब भी अपनी जो कंपनी होती है उसकी क्या होती है? एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज एंड ओनर्स एंड पर्सन्स आर सेपरेट। ये रूल यही कहता है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी हमने ट्रांजैक्शन की है, उसका डेबिट साइड होता है, उसका क्रेडिट साइड होता है। मतलब किसी ने सामान परचेज किया है तो किसी ने सेल भी की है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है। इट इज़ बेसिक फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका बेसिस है ये ऑफ बुक कीपिंग। दैट मीन्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स हैव टू एस्पेक्ट्स। यही कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड इज इक्वल टू बेनिफिट गिवन। मतलब जो भी हमने बेनिफिट हुआ है रिसीव करके तो इज़ इक्वल टू बेनिफिट गिवन। मतलब जिसने जितना दिया है उसको उतना रिसीव भी तो हुआ है। उसने 50 रुपए की अगर हमें टॉफ़ी दी है तो 50 रुपए भी तो हमने उसको दिए हैं, तो वो इक्वल होता है। तो ये होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक लेने वाला तो एक देने वाला। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज पर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी
एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इस रूल के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वही ट्रांजैक्शंस हम अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे जो मनी में मेज़र, जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, हम वही ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। द इवेंट ऑफ मैश मशीनरी ब्रेकडाउन इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज इट डज नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू। उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है इवेंट ऑफ मशीनरी ब्रेकडाउन की। सो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली recorded at the price actually paid or incurred to acquire it। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है बस कि जो हमने चीज़ एक्वायर की है, एसेट मान लीजिए हमने 20,000 की खरीदी है, तो हम उसको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 पर ही लिखेंगे। हम उसकी NRV पे नहीं लिखेंगे। कहते हैं ना, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लो, उस पर हम उसको लिखें। लेकिन नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्वेंट्री या फिर जो भी मशीनरी है उसकी वैल्यूएशन उसकी कॉस्ट पे होगी। अगर जिस अमाउंट पे हमने उसको एक्वायर किया है, 20,000 30,000, हम उतना ही उसमें रिकॉर्ड करेंगे। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है ये कहता है कि वो चीज़ कॉस्ट पे लिखी जाए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 ईयर 2 ईयर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इसमें हम टाइम का इंटरवल देखेंगे। एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अगर हम 6 मंथ में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो, या 2 मंथ में बनाते हैं तो, या फिर 1 ईयर में बनाते हैं तो, हम इसमें क्या करेंगे, अकाउंटिंग जो इंटरवल होता है उसके हिसाब से हम टाइम टू टाइम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे। वैसे तो जनरली 1 ईयर के लिए ही बनता है, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमने 6 मंथ लिया है तो, अगर हमने 1 ईयर लिया है तो, 2 ईयर लिया है तो, हम उसको कांस्टेंट रख के, अगर हम 1 ईयर में बनाते हैं अपने स्टेटमेंट्स तो हम 1 ईयर में ही बनाएंगे। एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड होने पे हम एंडिंग डेट पे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे लास्ट डेट पे। हर साल हम उसमें यही करेंगे। 31 मार्च को बनाते हैं अगर, तो 31 मार्च को ही बनाएंगे। अगर हम जनवरी टू दिसंबर रखते हैं तो हम 31 दिसंबर को अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो ये कांस्टेंट रखना होगा हमें। द अकाउंटिंग पीरियड इज़ नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ, ज़्यादातर जनरली क्या देखा जाता है, 12 मंथ का पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड रखा जाता है 1 ईयर का। सो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग द रेवेन्यूज अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड with the cost associated with the period of ascertain the accurate result of business concern during that period is called matching concept। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस ईयर में हमने जितनी अर्निंग की है, मान लीजिए 2002 में हमने इतनी अर्निंग की है और 2002 में ही हमने इतनी कॉस्ट में वो कोई सामान ख़रीदा है, तो हम उस ईयर की अर्निंग और उस ईयर की कॉस्ट को आपस में मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। मतलब मैच करना उस ईयर की अर्निंग और उस ईयर की कॉस्ट को एसोसिएट विद द पीरियड ऑफ असर्टेन द एक्यूरेट रिजल्ट, क्या करने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए, ऑफ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। कॉस्ट को और अर्निंग को मैच करके देखना और सही रिजल्ट निकालना, ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली
व्हेन इट इज़ एक्चुअली रियलाइज्ड। मतलब रेवेन्यू शुड बी अकाउंटेड, रेवेन्यू हम तभी करेंगे जब अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज़ एक्चुअली रियलाइज, जब रेवेन्यू रियली होगा। हमें जब किसी ने पैसा दिया हम तभी उसको रेवेन्यू में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग specifies that the transactions should be recorded in an objective manner। एक अच्छे तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव मैनर में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है। एंड शुड बी अनबाइज्ड इन नेचर, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हों और जो भी हमारा रिजल्ट निकले वो अनबाइज्ड निकले, मतलब निष्पक्ष हो, वो किसी के फेवर में नहीं हो। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सारे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी। और सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।